और इस बीच चिंता की खबर यह कि कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर आसमान छूती हुई $114 प्रति बैरल के हिसाब से आज का कच्चे तेल की कीमत का ये रिकॉर्ड आपके सामने है। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि $100 प्रति बैरल इन पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद से ये पहली बार हुआ है। पहले तो $100 प्रति बैरल पर पहुंचा और अब ये कहा जा रहा है कच्चा तेल आसमान छूता हुआ $114 प्रति बैरल। ये युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में जरूर हो रहा है प्रदीप जी, लेकिन इसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा, ये क्लियर है। बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया अभी कोरोना से निकलने की, सारी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो है निकलने की कोशिश कर रही थी। लग रहा था स्थिति बेहतर होगी। ऐसे में अब जो खबरें आ रही है तेल की, इस युद्ध का कोलेटरल डैमेज जो है सारी दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था होगी, महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। इसके लिए सभी देशों को तैयार रहना चाहिए। ये युद्ध अगर टाला जा सकता तो ज्यादा बेहतर होता पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा। शुरू में आपने एक सवाल जो पूछा था कि क्या संदेश देना चाहता है रूस, मुझे लगता है कि वो यूक्रेन को एक संदेश देना चाहता है कि हम आपको क्राइमिया नहीं समझते हैं, आपको मिलाने नहीं जा रहे हैं रूस में, आप अलग देश रहेंगे, लेकिन हमको अपने देश की सुरक्षा की चिंता है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात, 2-3 और खबरें जो रुबिका जी आई हैं, जिस तरह से कल खार्किव से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए लगभग 6 से 8 घंटे का एक तरह से युद्ध विराम जैसा हुआ। रूस ने ये विंडो दिया भारत को कि इस समय में निकाल लीजिए अपने छात्रों को। उसके अलावा आज रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर आ रही है कि रूस की सीमा पर भी एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि अगर जो छात्र वहां उस तरफ आना चाहें वहां आ सकते हैं। और तीसरी खबर यह है कि जो बच्चे लौटे हैं उनके लिए मुश्किल है कि उनका आगे का करियर क्या होगा, उनका लौटना बड़ा मुश्किल होगा। तो भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उनको भारत के मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह से एडजस्ट किया जाए, कैसे उनको रीएडमिशन या इस तरह का एडमिशन दिया जाए। सर, ये तीनों बड़ी खबरें हैं जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई है और दिबांग भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दिबांग, यहाँ से अब कितना और आगे जाते हुए इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं, क्योंकि कई शहरों को रूस ने कब्जे में कर लिया है, दूसरी तरफ यूएनजीए में उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन टस से मस नहीं है रशिया। जी हाँ, रशिया एक तरीके से जिद पे अड़ा हुआ है। बहुत ही जिद्दी घमंडी किस्म के वहां पर एक नेता हैं जो कर रहे हैं। और ये जो हम लोग बमबारी देख रहे हैं खैरसन में, 3-4 बातें मुझे कहनी है, मुझे समय दीजिएगा। खैरसन में जो हम बमबारी देख रहे हैं वो एक तरीके से रूस का जो पहला प्लान था, जिसमें उन्होंने कोशिश ये की थी कि 2.5 दिन के करीब लगेंगे और वो अपना झंडा फहरा देंगे यूक्रेन पर। आप देखें तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये भी कहा गया और ये खबर छाप भी दी उन लोगों ने कि भाई यूक्रेन वापस मिल गया है अपने मदरलैंड से, रशिया से। तो वो एक तरीके से प्लान फेल हुआ, जिसमें दिखाता है कि उसके पास इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। उसके बाद उन्होंने ये पाउंडिंग शुरू की। और ये जो खैरसन की आप बात कर रही थी, खैरसन एक तरीके से ब्लैक सी में पोर्ट सिटी है, बहुत महत्वपूर्ण वो एक शहर है। वहां के जो मेयर हैं इगोर कोलिखाव, उसने उन्हें कहा कि भाई उन्होंने रूसी कमांडर से भेंट की और कमांडर ने कहा हम यहाँ पर एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने वाले हैं। जैसे ही वो स्थापित हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो अपना सबको छोड़ने वाले हैं, मिलिट्री वाले वहां पर एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करेंगे, तब वहां पर झंडे वगैरह उतारे जाएंगे। एक बात ये जो कही गई कि ये पाकिस्तान जैसा है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत तरीके का कंपैरिजन है। पाकिस्तान और भारत जिस तरह की बात जो है वो वहां नहीं है। कभी भी यूक्रेन की तरफ से आतंकी हमले सीमा के पार नहीं हुए। यूक्रेन एक स्वायत्त देश है, स्वतंत्र देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। उस पर इन्होंने जाकर हमला किया ये कहते हुए कि वहां पर जो यहूदी हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, वहां पर नियो नाजीज आ गए हैं, जबकि हम जानते हैं कि वहां पर नरसंहार चल रहा है, ये तक कहा गया। तो इस तरह की फीडबैक के साथ वो वहां पर घुसे थे। और जबकि हम असलियत जानते हैं कि वहां पर अगर आप राष्ट्रपति को देखें तो वो खुद यहूदी हैं, जेलेंस्की। तो एक ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आप ये हम देख रहे थे चित्र, उस पर मुझे थोड़ा सा ये कहना है कि बच्चे वहां से लौट कर आए हैं बहुत दिनों के बाद, 8-10 दिन से वो अलग बंकरों में रहे हैं। अगर हमारे मंत्री लोग उनको भाषण न दें, लौटते ही अपने माँ बाप से मिलने दें,
गले मिलने दें, मिलकर रोने दें, एक दूसरे का दुख साझा करने दें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। आप अपनी बात करना चाहते हैं, आप आइए टीवी पर अपने इंटरव्यूज दीजिए, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर बच्चों को बिठा के इस तरह से भाषण देना मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादती है। शुक्रिया। दिव्यांग कह रहे हैं थोड़ा ज्यादती है, लेकिन दिव्यांग जब इतना बड़ा काम हुआ है और अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह की जरूर आश्वासन दीजिए रुबिका, आप इंटरव्यूज दीजिए, आप स्टूडियो में बैठिए बात कीजिए, पर बच्चों को जो थके हारे वहां से आए हैं, पानी नहीं पिया है, कुछ बीमार होंगे, खाना ठीक से नहीं खाया है, माँ बाप बाहर इंतजार कर रहे हैं, आंखों में आंसू लिए हुए, फूल माला लिए हुए छोटे छोटे बच्चे वहां पर गए हैं, जहां पर उनको रखा गया है वहां पर उनका पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे भूखे प्यासे ही हैं और उनको मैं जान रहा हूं कि आप ये बचाव में कहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चे की माँ से पूछिए कि क्या माँ चाहेगी को देखिए ना दिव्यांग, वो खुश हो रही है, बच्चे वहां पर मिले उन लोगों अभी हेडलाइन में हमने दिखाया है, वो बच्चे की माँ रोकर ये कह रही है कि इससे खुशी का पल हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, और उस पल को मेरा आने बच्चा में लौट देर आया न की जाए, उनको छोड़ के आते ही उनको माँ बाप के पास ले जाया जाए, फिर आप अपना भाषण दें, शाम को कर लें प्रोग्राम। नहीं, अब वो ये है कि 2 मिनट बाद कह दी और आगे बढ़ दिए। खैर, आप अपनी बात रख सकते हैं, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रदीप जी जो बात दिव्यांग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, और ये बात कर्नल दानवीर से भी पिछले 3 दिन से हो रही है कि भले ही ये कह दिया जाए कि ये पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि चीन आकर नेपाल में अपना सारा साजो सामान रख दे, मिलिट्री साजो सामान रख दे, तो वो बिल्कुल वही हुआ ना कि नेटो जो है उसी जरिए अमेरिका आ गया रशिया के सामने, और रशिया कह रहा नहीं करने दूंगा ये काम मैं। अब बिल्कुल देखिए, ये एक उदाहरण जो है अखबारों में भी दिया जा रहा है कि मान लीजिए कल को जो है चीन बांग्लादेश में जो है वो इस तरह की अपने हथियार, अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स जो है रखने लगे, तो क्या होगा, भारत क्या करेगा, क्या रिएक्शन होगा। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो दान धर्म पर नहीं चलती, परोपकार पर नहीं चलती, सब अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। रूस का नेशनल इंटरेस्ट है, उसको पता है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया और नेटो देशों की जो है फौज और उसके अलावा हथियार वहां आ गए, तो उसके लिए परमानेंट खतरा हो जाएगा। और ये इस बात का आश्वासन देने के बाद भी प्रदीप जी ये कहते हुए किसी तरह का कोई संकोच नहीं है कि जो रशिया ने किया है उसका कोई सपोर्ट कर रहा है। रशिया ने जो युद्ध छेड़ा है उसके पक्ष में कभी कोई खड़ा नहीं होगा। हिंदुस्तान ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि हम सीजफायर चाहते हैं और आज ही की तारीख में चाहते हैं। कर्नल दानवीर, जो बात दिव्यांग कह रहे हैं कि यहां जो रशिया की तरफ से किया जा रहा है ये बिल्कुल गैर जरूरी है। देखिए, फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन साइड और सिविलाइज्ड वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो बिल्कुल गैर जरूरी लगता है, और एक तरीके से एक क्राइम लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे आप चाइना, नेपाल और सर बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे थे, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये आपकी एक जियोपॉलिटिकल कंपल्शन हो जाती है। और इसी बीच हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि यूक्रेन जो था वो पीछे के रास्ते कुछ न्यूक्लियर हथियार एक्वायर करना चाह रहा था। नेटो फ्रंट पे आकर और यूक्रेन के अंदर डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा था, नेटो में वो शामिल नहीं कर रहा था यूक्रेन को, तो ये बैकडोर से कुछ न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की बातें चल रही थी, और वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण था, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी हुई है जो अब हम देख रहे हैं। दिव्यांग कुछ कहना चाह रहे हैं? दिव्यांग, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस युद्ध में रूस का बचाव कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। आप एक ऐसे देश पर हमला कर रहे हैं जो स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, और आप ये जो बातें सुन रहे हैं कि भाई वहां पर वो न्यूक्लियर हथियार मंगवा रहा था, भाई यही तो बात इराक के बारे में कही गई थी, यही तो बात हम जानते हैं। जब आप हमला करते हैं तो आपको एक बड़ा बहाना चाहिए होता है, तो वो आप बड़ा बहाना ढूंढते हैं, और इन बहानों की वजह से आपका हमला सही नहीं हो जाता, आपका हमला गलत है। और अगर आप देखें, दुनिया भर में इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा रहे हैं, यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है, तो लिथुआनिया और कनाडा ने वहां पर अपील की है। आप वॉर क्राइम्स वहां पर कर रहे हैं, इसलिए आपकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है, और आलोचना का मेंबर ना तो रशिया है और ना अमेरिका है। अमेरिका ने कितने जो है वॉर क्राइम किए, लेकिन एक भी केस आज तक उस पर नहीं चल पाया है।
और ऐसे हम अनगिनत जो मामले हैं वो गिना सकते हैं। एक छोटी सी बात। नहीं, ये बात नहीं हो रही। सभ्य लोकतंत्र की यह स्टैंड नहीं हो सकता। 1953 में अमेरिका ने ग्वाटेमाला पर इसलिए हमला किया, कहा कि कम्युनिज्म हमारे दरवाजे पर आ गया है। क्यों आ गया है? कि वहां के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की जो फ्रूट प्रोसेसिंग कंपनी थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ऐसे बहाने पर अगर आप किसी देश पर हमला कर सकते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए, अगर कल को फिर मैं कह रहा हूं, अगर चीन बांग्लादेश में, नेपाल में ऐसा करता है तो भारत क्या करेगा? भारत के लिए अपने बचाव, अपनी सुरक्षा में, देखिए कहा जाता है जो बेस्ट डिफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो भारत को भी यही करना पड़ेगा। ये कोई युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा, कोई रशिया का जो किया उसने उसका फिर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ कोई रशिया के स्टैंड को क्लियर नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी भी कीमत पर इस बात को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और जैसा कर्नल दानवीर कह रहे हैं, इंसानियत के नाते कौन होगा जो कहेगा कि नहीं युद्ध हो जाना चाहिए? कौन होगा जो कहेगा कि युद्ध में सिविलियंस की जान जानी चाहिए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।